वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कस्टडी नॉवल बाय मंजू कपूर। मंजू कपूर का ऑलरेडी हम लोग एक फेमिनिस्ट नॉवल डिफिकल्ट डॉटर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनका सेकंड नॉवल जो है वो कस्टडी इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने नॉवल का। कस्टडी जो है ये पब्लिश हुआ था 2011 में। उसके बाद हमारे राइटर की अगर बात करें तो मंजू कपूर जो कि इंडियन नॉवलिस्ट हैं। इनका जो फर्स्ट नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स आया था इसको 1999 में कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था। इनका ये जो वर्क है या फिर इनकी ये जो बुक है फर्स्ट ऐसी फेमस बुक है जो कि यूरोप एंड साउथ एशिया दोनों में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आज के इस लेक्चर में हम अपने दो क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। डज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशनल थिंकिंग चेंज ड्रास्टिकली विद टाइम एज वेल, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारी जो ट्रेडिशन है या फिर हमारा जो कल्चर है वो क्या उसके साथ चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इन अ फियर्स बैटल ऑफ विल्स एंड क्लैश ऑफ ईगोज वुड यू वांट योर चिल्ड्रन टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज, कि जो मैरिज होती है, डाइवोर्स होती है और देन जो कस्टडी के इश्यूज होते हैं उन सब चीज़ों के इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारी न्यू जनरेशन है उस पे क्या होते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है हमारी स्टोरी का वो है रमन। अब रमन जो है ये एक कॉरपोरेट एग्जेक्टिव है, मीन्स कि एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है वहाँ पे ये काम करता है और ये हमारा सेंट्रल मेल प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का। अब इसकी लाइफ में अप हेवल्स तब आना स्टार्ट होते हैं जब इसकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं, इसकी डाइवोर्स होती है और देन जो है वो कस्टडी का जब केस चलता है इसके बच्चों का, उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। क्योंकि ये एक कमिटेड फादर था, मीन्स कि अपने बच्चों की ये अच्छे से अपब्रिंगिंग कर रहा था, अपनी वाइफ का भी ख्याल रख रहा था, बट इसकी वाइफ ने जब इसको चीट किया तो उसके बाद इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट। सेकंड जो हमारे पास करेक्टर है वो है शगुन का करेक्टर। ये रमन की वाइफ है शगुन और ये एक ब्यूटीफुल वुमन है। अब इसको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मीन्स कि इसको अपनी मैरिज से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये चाहती है कि अब ये जो है वो इस लाइफ से निकल के, एक मैरिज लाइफ से निकल के अब वो कोई बाहर काम करे या फिर एक एज अ वर्किंग वूमेन जो है वो अब वो ये बनना चाहती है। इसके साथ साथ इसका जो है ना अफेयर होता है रमन के बॉस अशोक खन्ना। उस अफेयर की वजह से ये जो कस्टडी का केस है वो चलता है और ये हमारी जो स्टोरी है उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। थर्ड जो करेक्टर है हमारे पास उसके बाद वो है अशोक खन्ना का। अशोक खन्ना जो है ये सीईओ है उसी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी का जिसमें रमन जो है वो काम करता है। अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा शगुन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। उसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर इन दोनों का शगुन और अशोक खन्ना का जो रिलेशनशिप है उसी वजह से रमन और शगुन की जो है वो डाइवोर्स होती है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ करेक्टर है वो है अर्जुन एंड रूही का। अर्जुन जो है वो रमन एंड शगुन का सन है और रूही जो है वो इनकी डॉटर है 3 years ओल्ड। अब इनकी कस्टडी की जो बैटल चलती है तो उस वजह से इन दोनों बच्चों पे क्या इम्पैक्ट्स होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कपूर ने जो है वो इन दोनों का करेक्टर बहुत अच्छे से दिखाया है। इसने दिखाया है कि किस तरह से ये जो कस्टडी की जब बैटल चलती है, जब डाइवोर्स होती है कोई पेरेंट्स की, तो उनके जो पीछे बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको किन कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है, उनकी लाइफ में क्या पेन होता है, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। इन सब चीज़ों को जो है वो मंजू कपूर ने जो है वो डिस्कस किया है अपने इस नावल कस्टडी में। उसके बाद इशिता का कैरेक्टर आता है। इशिता एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको इनफर्टिलिटी की वजह से जो है ना इसकी डाइवोर्स हो जाती है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस वजह से इसके हस्बैंड जो है वो इसको डाइवोर्स कर देता है और उसकी जो रीमैरिज होती है वो रमन के साथ होती है। कैसे होती है वो हम अब स्टोरी में डिस्कस करेंगे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब आते हैं अपनी समरी की तरफ। स्टोरी में होता क्या है कि जो रमन है वो एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है वो उसमें काम करता है और उसकी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे रहा है, अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ दे रहा है। अब इसकी जो वाइफ है वो शगुन है और काफ़ी जो स्मार्ट और एक ब्यूटीफुल वुमन है। अब इसका एक बेटा है जो कि अर्जुन है और इसकी डॉटर रूही है। अब इनकी एक हैप्पी मैरिड फैमिली जो है वो चल रही होती है। दूसरी तरफ हमारा एक करेक्टर है इशिता। इशिता की भी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही होती है जब तक उसकी डाइवोर्स नहीं हो जाती। अब ये इसकी शादी होती है, न्यू फैमिली में जाती है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा घर होता है और एक अच्छी फैमिली जो है इसको मिल जाती है। अब रमन जो है एज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। अपने काम में ये इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि अपनी फैमिली को ये टाइम नहीं दे पाता। अब जब ये फैमिली को टाइम नहीं दे पाता तो इसे पता ही नहीं होता कि इसकी फैमिली में चल क्या रहा है। अब शगुन जो कि
एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही होती है, अब वो उस मैरिड लाइफ से बोर होना स्टार्ट हो जाती है। जब बोर होती है तो फिर होता क्या है कि उसका जो अफेयर है, वो अफेयर जो है वो अशोक खन्ना के साथ स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये अफेयर होता है तो क्योंकि शगुन एक वर्किंग वुमन भी अब बनना चाहती है, तो इस वजह से स्टोरी में जो है ना वो ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। बॉस अशोक खन्ना की जब एंट्री होती है तो इसका जो अफेयर है वो इसकी वाइफ शगुन के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो अशोक है उसको फर्स्ट टाइम में ही उसको जो शगुन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, उसको कन्विंस करता है कि हम दोनों जो है वो इसको सीक्रेट रखेंगे, उसके हस्बैंड को जो है वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा हमारे रिलेशनशिप का। उसके बाद जो इशिता है उसको इनफर्टिलिटी डायग्नोस्ड हो जाती है, मीन्स कि वो कभी जो है वो मदर नहीं बन सकती। अब उसकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसको जो है वो डाइवोर्स हो जाती है। अब जब डाइवोर्स हो जाती है तो इशिता की डाइवोर्स के बाद जो है वो शगुन और रमन इन दोनों की भी जो आपस में डाइवोर्स हो जाती है और ये कभी जो लव बर्ड से अब वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। होता आगे स्टोरी में ये है कि ये जो अगली वार थी वो स्टार्ट हो जाती है डाइवोर्स की इन दोनों के दरमियान, क्योंकि जो रमन है उसको पता चल जाता है शगुन के अफेयर के बारे में। अफेयर के बारे में जब पता चलता है, रमन जो है वो शगुन को डाइवोर्स देना नहीं चाहता, तो वो इसी केस को लंबा करने के लिए जो है वो कोर्ट में ले जाता है। कोर्ट में जब जाता है तो उनको डाइवोर्स होती है, फिर जो कस्टडी का जो केस है वो चलता है। अब जो बच्चे हैं अर्जुन एंड रूही, उन दोनों की कस्टडी का केस चलता है। जो शगुन कहती है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, उसके बाद जो रमन है वो कहता है कि मेरे पास रहेंगे। इन दोनों की जब आपस में ये बैटल चलती है तो जो रमन है वो इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि उसकी जो हैप्पी लाइफ थी वो सारी ख़राब हो जाती है। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और खुद पे रहम भी आता है कि मेरी कंडीशन क्या हो गई है, कि उसने अपनी वाइफ को एक हेल्दी लाइफ दी, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी, उनके 2 बच्चे थे, हैप्पी एक मैरिड लाइफ चल रही थी, बट उसकी वाइफ शगुन के अफेयर की वजह से उनकी पूरी लाइफ जो है वो अब ख़राब हो गई है। अब होता स्टोरी में ये है कि जो अर्जुन एंड रूही हैं वो रमन की कस्टडी में आ जाते हैं। रमन जो है वो केस जीत जाता है और अब रीमैरिज होती है। रीमैरिज किस-किस की होती है? रमन एंड इशिता की और शगुन एंड अशोक खन्ना की। ये चारों आपस में रीमैरिज होते हैं। अब इनकी जब आपस में दोबारा से शादी होती है, रमन एंड इशिता, अर्जुन एंड रूही, ये तो आपस में जो है वो घुल-मिल जाते हैं और एक अच्छी लाइफ को गुज़ारना स्टार्ट कर देते हैं। बट दूसरी तरफ अब जो शगुन थी जिसने इतने सारी जो ट्रेडिशंस को जो है उनको रिजेक्ट किया, उनकी जो इंडियन ट्रेडिशंस थी उन सबको इसने ख़राब किया और एक अफेयर चलाया किसके साथ? अशोक खन्ना के साथ। इन दोनों की लाइफ में आपस में बनती नहीं है, उनकी शादी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको फिर जो है वो पछतावा होता है और यहाँ पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ़ यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुई है हमारी। अब हमारे मेजर थीम्स रहते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारा जो थीम है वो मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड इनफिडेलिटी आता है। इम्पैक्ट ऑफ डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रन, ये जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि हमारी सोसाइटी में भी प्रेजेंट है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंडर रोल्स एंड सोसाइटी, उसके बाद सर्च फॉर बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, यानी कि बच्चों को जब डाइवोर्स के बाद एक कस्टडी केस चलता है तो उसके बाद बच्चों के खुद के जो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोशल इश्यू है जिसको डिस्कस करना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद हो तो मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हम 2 क्वेश्चन जो है वो अपनी इस नॉवल के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो हमारे नॉवल के रिलेटेड हैं कि जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है विद इन द टाइम चेंज हुआ है। क्योंकि इन एंशिएंट टाइम्स हमारा जो डाइवोर्स रेशियो था वो बहुत कम था, बट विद इन द टाइम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, जिस तरह से लोगों को कुछ एजुकेशन आना स्टार्ट हुई, बट एजुकेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव में लेना वो हम पे डिपेंड करता है। अब जो डाइवोर्स का रेशियो है वो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है? क्योंकि एक दूसरे के लिए जो पेशेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड जो करने का एक प्रोसेस था इन एंशिएंट टाइम जो होता था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो होते किस पे हैं? उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे होते हैं, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो ट्रेडिशनल जो चेंज है उसका इम्पैक्ट हुआ है, मीन्स के जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे ही हमारी लाइफ्स पे भी उसका बहुत ज़्यादा जो असर है वो हो रहा है। हमने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इन अ फियर्स बैटल ऑफ विल्स एंड क्लैश ऑफ ईगोज वुड यू वांट योर चिल्ड्रन टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि जब एक मैरिज होती है मीन्स कि वो 2 लोगों के दरमियान होती है, उसके बाद उनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आती है, उनके जो बच्चे होते हैं और जब क्लैश होता है पेरेंट्स के दरमियान, तो जब कस्टडी का कभी भी कोई आपने केस देखा होगा तो उसमें जो जो उनके बच्चे होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उनकी इमोशनल कंडीशन, उन सब चीज़ों को अगर आप एक
क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि उस सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो उन बच्चों पे होता है, नेक्स्ट जनरेशन पे होता है। वो जब अपने पेरेंट्स के दरमियान क्लैश देखते हैं, अपने पेरेंट्स के दरमियान डाइवोर्स देखते हैं, तो उनकी खुद की अगर कभी उनकी फ्यूचर में अगर वो खुद कभी मैरिज करें तो उस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने डिस्कस किया। इस इश्यू को जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कस्टडी के इश्यू को, डाइवोर्स को, मैरिज को, इन सभी इश्यूज़ को। जैसे कि हम लोग फेमिनिज़्म को पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने फेमिनिज़्म को बहुत ही रॉन्ग वे में भी लिखा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन-सा फेमिनिज़्म अडॉप्ट करना है और कौन-सा फेमिनिज़्म अडॉप्ट नहीं करना है। सारे का सारा फेमिनिज़्म भी अडॉप्ट करने वाला नहीं है। हम लिटरेचर को इसीलिए पढ़ते हैं कि हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें कि कौन-सी थ्योरी ठीक है, कौन-सी थ्योरी गलत है। ये सब कुछ जो है वो हमने खुद जो है वो डिसाइड करना है। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।